को सुन रहे थे, आप बता रहे थे, वो पूरा डिटेलिंग उन्होंने बारीकी से दी। और साथ साथ बड़ी बात देखिए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप समझ सकते हैं। और बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं क्या कुछ हुआ। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। करीब 1.5 घंटे तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें उन्होंने तमाम डिटेलिंग दी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की लेगेसी के ऊपर भी उन्होंने बात की थी। क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझना चाहिए। हम लोग लगातार इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि 97 करोड़ के लगभग भारत के अंदर मतदाता, 96 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की लेगेसी को आप समझिए कि 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बनाए गए हैं। 17वां चुनाव भारत के अंदर यह किया जा रहा है। 55 लाख ईवीएम की व्यवस्था, 1.5 करोड़ पोलिंग और सिक्योरिटी ऑफिशियल इस पूरे चुनाव को कराएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराने का जिम्मा इन 1.5 करोड़ ऑफिशियल्स के पास है, जिसमें पोलिंग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स शामिल हैं। तो एक बड़ी लेगेसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस क्रम को आगे बढ़ाता हुआ अब 17वां चुनाव भारत के अंदर होने वाला है, जिसको लेकर के ऑफिशियल बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को पहला चुनाव होना है और उसके बाद 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया इस महासंग्राम का, और लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुमार जानू साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यशवर्धन सिंह, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते से हमारे साथ विरमा राम जी जुड़े हुए हैं, और साथ साथ पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार पवन पे सबसे पहले मैं चला जाता हूं, उसके बाद फिर वापस हम लोग अपने गेस्टों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पवन, क्या कुछ खबर आपके क्षेत्र से? इलेक्शन कमीशन ने आगाज कर दिया है, लोकसभा चुनावों की तारीखें सामने आ चुकी हैं। कब है वहां पे चुनाव और क्या कुछ तैयारियां आपको अब देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सेकंड फेज में 26 अप्रैल को अजमेर में मतदान होंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, बीएसएफ की जो जवान है वह हथियारों के साथ लगातार रूट मार्च कर रहे हैं, और जैसे ही आचार संहिता लगने की जैसे ही सूचना आएगी तभी नगर निगम की जो टीम है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनके जो होर्डिंग और बोर्ड्स लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। अभी जैसा कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है, जिसमें वह ये बताएंगी कि अजमेर में किस किस तरीके से नामांकन भरा जाएगा, नाम वापसी के कब समय होगा, किस तरीके की कानून व्यवस्था होगी, ये तमाम चीजें जो जिला कलेक्टर भारती दीक्षित कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, देखिए अजमेर में लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण रखती है अपने आप में। 8 विधानसभा पर एक लोकसभा सीट है जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। 8 विधानसभा में एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है, मगर हालांकि अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। और यहां पर जो पूर्व सांसद है भागीरथ चौधरी, हालांकि उन्हें विधानसभा से टिकट मिला था बीजेपी से, वह हार गए हैं, और कांग्रेस से जो विकास चौधरी थे वो जीत गए हैं। कांग्रेस से विकास चौधरी जीते जिन्होंने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था। तो ये तरीके की देखिए अजमेर के घटनाक्रम है, और जैसे ही नाम तारीख का आज ऐलान हुआ है, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जो एजेंसी है सरकारी, उन्होंने पूरा माहौल यहां पर बना दिया है। पवन, आचार संहिता भी क्योंकि लागू हो गई है और 40 दिन बाद अब आपके क्षेत्र में चुनाव है, 26 अप्रैल को आचार संहिता भी आज से लागू हो गई है। क्या कुछ तैयारी अब आपको प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं नगर निगम प्रशासन को और अजमेर विकास प्राधिकरण को कि जहां जहां भी लोक लुभावनी जो पोस्टर बैनर हैं, सरकार के बैनर हैं, जो सरकारी योजनाओं के हैं और जनप्रतिनिधियों के हैं, वह तमाम चीजें सड़क पर कहीं भी लग रही हो, किसी की शुभकामनाएं संदेश है, उन्हें हटाया जाए और जब्त किया जाए। जो चीज हटाई नहीं जा सकती उस पर पर्दा डाल दिया जाए। कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो भी काफी उत्साहित है लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास पवन, मैं लौटूंगा और उन तमाम लोगों की बात सुनेंगे। देखिए पवन, मैं लौटूंगा आपके पास और उन तमाम लोगों की बात सुनेंगे। मैं लौटूंगा, बहुत जल्द लौटूंगा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन जरा उन लोगों से ले लेता हूं, फिर तुरंत आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है और कि तमाम उन लोगों की बात सुनी जाए जो कि आने वाले वक्त में सरकार चुनने वाले हैं। तो उनके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले सोमू आनंद भी हमारे साथ हैं। सोमू, मैं आपके पास भी आऊंगा। यशवर्धन साहब, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस अब अपनी सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी कुछ नामों का भी बाकी है आपकी तमाम जगहों पर। कब तक आप लोग की सारी सूची आ जाएंगी, उसको लेकर के क्या अपडेट है?
जी, अभी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मेरे ख्याल से बीजेपी के 18 को है, हमारी 20 को है। तो 20 तारीख तक या उसके बाद तो जो भी उपयुक्त समय होगा उस वक्त हमारी लिस्ट आ जाएंगी। लगातार डेलिब्रेशन चल रहा है, कहाँ पे किसको खड़ा किया जाए, किस तरीके से खड़ा किया, क्या क्या मुद्दे होंगे, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और ठीक है। 15 नाम हमारे बाकी वो आ जाएंगे। ठीक है। कृष्ण कुमार जानू साहब, आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की अगर पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रिएक्शन तो आपका हर बार फिर यही रहने वाला है कि हम लोग जीतने वाले हैं और दावा सरकार बनाने का ही रहता है हर पार्टी का। कांग्रेस भी यही कहती है, आप भी यही कहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर जब लोकसभा चुनाव में वोट मांगने आप लोग के प्रत्याशी जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको फूल ही मिलेगा, कई बार कांटे भी मिलेंगे। वो कांटे आप लोगों ने उसका एनालिसिस किया है कि वो कौन कौन से कांटे हो सकते हैं, कौन कौन सी चुनौती हो सकती है? देखो, 100 दिन के टास्क में राज्य सरकार ने उन सब कांटों को हटाने का काम कर दिया है। जिस प्रकार का राजस्थान में अपराध की राजधानी राज्य को बनाया गया था, जिस प्रकार पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम शुरू किया है और बड़ी संख्या में अपराध नियंत्रण की प्रक्रियाएं अपनाई गई है। और अशोक जी की तारीफ उस सम्मान में मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं कि आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। युवाओं के साथ 500 से अधिक अपराधियों की, जिन्होंने परीक्षा में चीट करके दूसरे को बड़ा लाभ उठाया था, उनकी सूची नहीं तो पेपर लीक और माफिया पर वार, पेपर लीक के पूरे जो सिस्टम है उस पर हमला, और खासतौर पर जो अन्य जो माफिया गैंगस्टर्स जो रहे राजस्थान के अंदर उस पर भी आपकी लगाम, ये आपको लगता है दो बड़े मुद्दे होंगे? इसी प्रकार ईआरसीपी और यमुना के पानी का मुद्दा है, उस पर हमने काम किया। ठीक है, निश्चित रूप से वो तो रहने ही वाला है, ईआरसीपी तो रहने ही वाला है ऑफ कोर्स आपके कैंपेन के पार्ट। लेकिन रिवाराम साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी जब राजस्थान के अंदर चुनावी मैदान में अब जब ऑफिशियल आगाज हो चुका है, तो क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं जो कि बीजेपी टॉसअप करेगी जनता के सामने बड़ी मजबूती के साथ? क्या पेपर लीक पर बीजेपी पास हुई है 100 दिनों की सरकार में? क्या माफिया पर लगाम कसने में बीजेपी पास होती हुई आपको नजर आई है? और फिर तीसरा ईआरसीपी, क्या ये 3 मुद्दे भाजपा की 25 सीटें जितवाने में अपने आप में सक्षम है? नहीं, सबसे बड़ा तो जो मोदी जी का फेस होगा, राम मंदिर, ये कितने विकास की बात कर रहे हैं, या ये सबसे बड़ा जो इमोशनल जो कार्ड है बीजेपी का, वो सबसे ऊपर रहने वाला है। मतलब गवर्नेंस से ऊपर रहने वाला है बीजेपी के वोटर्स के लिए उनका इमोशनल कार्ड, सिटीजन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब ये बात बिल्कुल ऊपर रहने वाला है। और निस्संदेह नकल वाला जो मामला है, इससे बीजेपी को थोड़ी सी एज मिलेगी। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक है। अब ये कोर्ट में ये मामले कितने ठहर पाते हैं, ये जांच एजेंसियों पर है, किस तरह के एविडेंस ला पाते हैं वो अलग बात है। ठीक है, ये आपने ईंधन में जो इनकी दर इन्होंने कम की है, ये भी इनके लिए पॉजिटिव है। ईआरसीपी नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे जो बड़ा जो मसला है वो राम मंदिर, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के भाषण, ठीक है, उनके इर्द गिर्द, और फिर जो विपक्ष ने कोई बयान दे दिया तो उस बयान को किस तरह से पेश करते हैं, उनका जो मतलब मैं फिर आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूं सर, आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपने हालांकि स्पष्ट रूप से कहा। सोमू हमारे साथ वर्मा राम जी थे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते से हमारे साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं, बीजेपी की जो गवर्नेंस की जो पॉजिटिव्स हैं, उससे ज्यादा उन पॉजिटिव्स को गिनवाने से कुछ ज्यादा वो कुछ इमोशनल जो चैप्टर्स हैं उनको बार बार अनक्लोज करती रहेगी, उनको बार बार अनफोल्ड करती रहेगी। जैसे राम मंदिर एक बड़ा विषय है, कि आपको भी यही लगता है, क्योंकि ग्राउंड पर आप लोग लगातार रहते हैं, इसलिए आप उस वाइब को समझते हैं, उस सेंस कर सकते हैं, आप लोग यू कैन स्मेल आउट की व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द हेड ऑफ द मतदाता। तो क्या ठीक कह रहे हैं, आपको लगता है वर्मा राम जी ठीक कह रहे हैं इस विषय पर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब से ही लोकसभा चुनाव के ऐलान की बात आई, हम कल से ही कई लोगों से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे। भले ही उनकी समस्याएं कुछ भी हो और उनके समस्याओं का समाधान राज्य स्तर पे हो रहा हो या फिर ना हो पा रहा हो, लेकिन वे चाहते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार हो जो काफी मजबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का नाम जो है वो ऊंचा करे, और उसको उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पा रही है। जाहिर तौर पर भाजपा इसको भुनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी, लेकिन इतना नहीं है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पूरी तरह से गौन हो जाएंगे। खास तौर पे अगर हम देखें तो अभी आप देखिए कि जिस तरह से एसआईटी ने पेपर लीक मामलों के खिलाफ कार्रवाई की है, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी उनसे मिले और एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज भी वहां से गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस पेपर लीक के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में लगातार भुनाने की कोशिश कर रही थी,
लोकसभा चुनाव में अब उन पर जब कार्रवाई हो रही है तो उसको भुनाने का भी प्रयास करेगी। और हमारे पैनलिस्ट ने ठीक कहा कि ये मुद्दा, ये जो पूरा प्रकरण है, ये कोर्ट में किस तरह से सिद्ध हो पाएगा ये बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल युवाओं को ये जरूर लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी राहत है। और इतने बड़े पैमाने पे जब आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनको एक संतोष हुआ है कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मतदाताओं से बात कर लेते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये वंडर गवर्नमेंट है। हाँ, क्या मैं सुन नहीं पाया, मैं मिस कर गया। सोमू, क्या कहा आपने लास्ट में? उन्होंने कहा कि ये वंडर गवर्नमेंट है क्योंकि 90 दिनों के अंदर इन्होंने जो काम किए हैं, चाहे एआरसीपी का हो, पेपर लीक के मुद्दे का हो, या फिर जो हमने वादे किए थे सिलेंडर के दाम घटाने का और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का, तो जाहिर तौर पे ये मुद्दे भी चुनाव में जाएंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी मतलब इमेज का पोर्ट्रे ये है, इमेज का बेसिकली पोर्ट्रे ये है कि तमाम जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी कैंपेन के दौरान, उस पर एटलीस्ट काम होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। और इसी चीज को बीजेपी पोर्ट्रे करेगी जब अपने चुनावी कैंपेन में जाएगी। पवन के साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं, क्यों ना उन मतदाताओं से, या कुछ खास मेहमान शायद पवन के साथ, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, तो उनसे बात कर लेते हैं जरा कि क्या कुछ उनका मत है इन इस चुनावी उसको लेकर के, पूरे माहौल को लेकर के। पवन। है कि जो हिंदुत्व कार्ड है, जो राम मंदिर की जो घोषणा और जो राम मंदिर बना है, निश्चित तौर पर उसको देखते हुए काफी मतदाता भाजपा के समर्थन में आए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो गारंटी योजना है और भजनलाल सरकार ने जो 90 दिन में जो विकास कार्य किए हैं, सरकारी कर्मचारियों को जो डीए पे जो कुछ प्रतिशत बढ़ाया है और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको भी कोई सहूलियत दी है, तो जो कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड हैं और जो अभी काम कर रहे हैं, ऐसे में सभी मतदाताओं को काफी बीजेपी के पास जाने का, बीजेपी को मत करने का उनसे उन्होंने कहा है। जी ठीक है, अब कुछ मेहमान आपके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उनसे दोबारा बातचीत करेंगे। और लेकिन सबसे पहले अब मैं रुक कर रहा हूं वापस यशवर्धन सिंह साहब आपका, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के नाते से तमाम लोकतंत्र की जब बात होती है तो फिर नजरें मुख्य विपक्षी दल पर आती हैं। और आप अब देखिए कब कहां मतदान होना है उसका भी जरा जिक्र कर दूं, और फिर यशवर्धन साहब आपसे पूछूंगा किन सीटों पर कितनी तैयारी आप लोग की है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक में चुनाव होना है। दूसरे चरण में अजमेर में भी चुनाव होगा और इसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं यशवर्धन साहब। और अगर पहले चरण की बात करें हम लोग 19 अप्रैल की, तो फिर अलवर में चुनाव होना है, भरतपुर में वोट डलेगा, जयपुर में लोग वोट डालेंगे, जयपुर ग्रामीण में वो लोग वोट डालेंगे, जालौर में भी फर्स्ट चरण में चुनाव होना है, झुंझुनू, बीकानेर, चुरू, दौसा, गंगानगर, करौली, धौलपुर, नागौर, तमाम जिले की अब नाम सामने आ चुके हैं। जितनी तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन तमाम पूरा ये डेटा दिया है, क्या आप लोग का एक प्री एनालिसिस रहा है? कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यशवर्धन साहब कि आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक प्री एनालिसिस रहा है कि किन सीटों पर कब कब चुनाव हो सकता है, किन सीटों पर किस रूप में हम लोग को बूथ में काम करना है, कहां कितने कौन से बड़े लीडर की मौजूदगी जरूरी है? क्योंकि आप लोग के लीडर्स कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहे हैं सर। अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी डिसाइड करेगी, कुल मिला के नाम नहीं आया। बट कहीं ना कहीं आपके जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहे हैं सर, ये एक परसेप्शन बन रहा है। अगर मैं गलत हूं तो विरमा राम जी मुझे ठीक करेंगे बाद में जब मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन आपका क्या पूरा तैयारी और क्या रिएक्शन है इस तरह के पर्सपेक्टिव पर यशवर्धन साहब? देखिए, लोकसभा के लिए जो हमारे कैंडिडेट घोषित हुए हैं वो अपने आप में बड़े चेहरे ही हैं, और जिन और बड़े चेहरों की आप बात कर रहे हैं वो 25 की 25 लोकसभा में पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। तो हमें उनकी अलग जगह जरूरत थी, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया जा रहा है सारा काम कि हम हमारे बड़े नेताओं को इन रिजर्व रख रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी परिवर्तन किया आपने? मैं थोड़ा समझा भी दीजिए। 2014 में 25 सीटें आप लोग हार गए, 2019 में 25 सीटें आप लोग हार गए। दोनों बार आपने कहा कि ठीक है एक वेव थी, मोदी वेव थी, लेकिन हर बार ये भी लेकिन ध्यान रखने की बात है कि 2014 में जरूर आपने कहा मोदी वेव थी, लेकिन दावा किया कि 19 में हम लोग जीतेंगे, ये वेव काम नहीं आएगी। 19 में लेकिन परिणाम वही रहा। फिर उसके बाद दावा किया गया कि आने वाले चुनावों में मोदी वेव कहीं से कहीं तक भी नहीं रहेगी, ये सिर्फ एक धोखा है, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव आप लोग हार जाते हैं। तो फिर ये जो आपके दावे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं क्या इसके पीछे आप लोग कुछ गणित भी लगा रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से चीजें फ्लो कर रही हैं? जो 14 और 19 में जो हुआ उसका पूरा एनालिसिस होके अब उसी तैयारी के साथ हम 24 में जा रहे हैं कि किस क्या तरीके से परिवर्तन किया आप लोगों ने स्ट्रैटेजी में, जरा बताइए। नहीं, हम सारे लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ेंगे। जो लोकल, जैसे झुंझुनू है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, चूरू में अलग मुद्दे हैं, सीकर में अलग मुद्दे हैं। तो हर लोकलाइज तरीके से हम
स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि आपके अजमेर वाले रिपोर्टर ने बताया, ये जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता नहीं है, लेकिन ये किसी नियम कायदे को मानते नहीं है, ये धर्म को राजनीति में लाते हैं। एक सेकंड में ये समझ लेता हूं फिर कृष्ण कुमार जानू साहब आपसे कि दो चीजें हो गई। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल मुद्दों पर, कृष्ण कुमार जानू साहब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल इश्यूज पर, या कह सकते हैं कि एक नेशनल जो कह सकते हैं कुछ जो नेशनल के आयाम है ना, राष्ट्रीय आयाम जो होते हैं, उसमें एक सबसे बड़े लीडर का चेहरा तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और केंद्र ने क्या क्या काम किए हैं ये आप लोग का खासा इस पर जोर रहता है, और वहीं कांग्रेस चुनाव लड़ रही है लोकल मुद्दों पर। आपको लगता है आप लोग का पलड़ा भारी है या कांग्रेस लोकल इश्यूज को भुना ले जाएगी? देखो राहुल जी, हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी चेहरा मोदी जी को बनाया, उम्मीदवार कमल के फूल को बनाया, और परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस कितना भी लोकल की बात करे, कितना भी वोकल होने की कोशिश करे, वास्तविकता यह है कांग्रेस की कार्यपद्धति पर देश की जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके नेता घोषणा कुछ भी करते, दबाव पड़ता है तो कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति होने के कारण ना इनकी गारंटी चलने वाली है, ना इन पर जनता का विश्वास ठहरने वाला है। इसे तो बड़े नेता लोकसभा का चुनाव छोड़कर राज्यसभा का रास्ता अपना चुके हैं। सोनिया गांधी जी खुद ठीक है रायबरेली छोड़कर राज्यसभा चली गई है। इनके बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन सोमू से भी ले लेते हैं फटाफट, फिर मुझे पवन के पास जाना है। सोमू, लोकल वर्सेस नेशनल पर्सपेक्टिव है जो जनता के सामने रखा जा रहा है और लोकल इश्यूज को बुलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हु डू यू थिंक इज मोर प्रोबेबली विनिंग द फाइट? देखिए राहुल, लोकसभा चुनाव के वक्त तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रहते हैं लोगों के। लोग राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं और जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है उसी के सहारे वोट देते हैं। कम से कम आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, और हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो वे भी कम से कम यही कहते हैं। ठीक है, पवन के पास चल रहे हैं। पवन के साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन, आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, जरा सुनवाइए हमें भी क्या कह रहे हैं वो लोग। इस तरीके से बात करनी है। हालांकि मैं पूछ लेता हूं, लोकसभा चुनाव की डेट क्लियर हो गई है, कितनी तैयारी है? मेरे साथ में डिप्टी मेयर नगर निगम के नीरज जैन जी जुड़े हुए हैं। देखिए, मोदी की सेना तैयार है, क्योंकि इस बार 4 जून को 400 पार है। निश्चित रूप से 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार का काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, जनता का साथ लिया है और जिस प्रकार देश का विकास किया है, आम जन पूरी तैयारी के साथ मोदी जी को पुनः सत्ता में लाने के लिए तैयार है और 4 जून को 400 पार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी, हमारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर पन्ना प्रमुख तक, वहां से लेकर के पूरे लोकसभा की, जिसको कहना चाहिए कि चाहे वो अजमेर हो, चाहे राजस्थान की कोई लोकसभा हो, हम पिछली बार भी 25 जीते थे, इस बार भी 25 कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देने वाले। ठीक है, तो बीजेपी दावा कर रही है, हमने कहा राम मंदिर दावा कर रहे हैं और कार्यकर्ता हमने कहा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। पवन, लेकर के आए ट्रिपल पवन, बीजेपी के कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? अजमेर में 370 को खत्म किया तो निश्चित रूप से आम जन को श्री कल्याण अन्न योजना में अन्न पहुंचाया, वैक्सीन लगाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, हम बिल्कुल यूं कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, हमें पूरा विश्वास है जनता पे कि जनता ने मोदी जी के कामों पे मोहर लगाने के लिए जो डेट राजस्थान में चुनी है वो 19 और 26 है, और 4 जून को राजस्थान के 25 कमल उन 400 में जाकर शामिल होने। ठीक है, ठीक है। यशवर्धन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही थी। ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान में कमल खिलाने के लिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि, और ज्यादातर ये रिएक्शन ये कि भाई एक टक्कर की जब लड़ाई हो तो फिर ये प्रहार और ये जोश जो है ये आपकी साइड में दिखाई दे। क्या आपका कैडर तैयार है? की जनता तो पिछले 3 महीने पहले जो उन्होंने गलती की उसको अब रियलाइज करने लग गई है। हम जहां भी जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कि गलतियां आपने भी की थी सर, गलतियां आपने भी की होंगी, तभी आप विपक्ष में। इस बात को भी आपको ध्यान, जनता ने गलती नहीं की है, गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है। ऐसा स्मेयर कैंपेन चलाया गया जिसमें झूठ बोली गई, जैसे उदयपुर में कन्हैया। तो इस बार आर यू रेडी टू फाइट दैट झूठ और नॉट? मैं ये कह रहा हूं आपसे। बिल्कुल, हम पूरी तरह उस पे तैयार हैं, और जिस तरीके से झूठे प्रचार अभी किए जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी कहते हैं। जैसे अभी इनका एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है जिसमें कह रहे हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा दी, वो बिल्कुल झूठ है, लेकिन बीजेपी ने उसको जारी कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन को उसको बैन करना चाहिए। वो बिल्कुल झूठा है, इनके खुद के अधिकारी कह चुके हैं कि ये। ठीक है, वर्मा राम जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल राम जी, कौन से बड़े जैसे हम स्टार्टिंग में जब हम लोग चर्चा शुरू करी थी तो बड़ा अच्छा वर्ड निकल के आया था कि जब यशवर्धन साहब ने कहा था कि हम लोग अलग अलग वॉर फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग वॉर फ्रंट्स पे इस संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं लेकिन अब तक उसको ठीक से उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई, और वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कांग्रेस इज नॉट दैट क्लियर अबाउट इट, कि उनको पता है कि अलग अलग वॉर फ्रंट हैं, लेकिन वो कौन से हैं, वो क्या मुद्दे हैं, उस पर कौन से फ्रंट पे क्या लड़ाई लड़ेगी, कौन लड़ाई लड़ेगा, वहां पे किस नेता को आगे किया जाए, वहां कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी कि उस वॉर फ्रंट को हम लोग जीत पाएंगे। यहां कहीं ना कहीं अनक्लियर दिखाई देती है कांग्रेस मुझको। क्या ऐसा है? और कौन कौन से वो वॉर फ्रंट्स हैं, जरा ये बता दीजिए राजस्थान के चुनाव के लिए पर्टिकुलरली। निसंदेह वो काम तो कर रहे हैं, उनका जो वॉर रूम है जयपुर में, यशवर्धन साहब जी को बेहतर पता है, वो वहाँ लोग लगातार काम कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। वो बीच में सुनील कोन्नूगोलू जी, उनकी टीम भी काम कर रही थी, फीडबैक ले रहे थे, काम वो कर रहे हैं। तो काम उनका सबसे बड़ा जो फोकस है कांग्रेस पार्टी का, मेरे ख्याल से जहाँ उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, खास तौर पे जो शेखावटी की बेल्ट, ये यशवर्धन साहब फरमा रहे थे, जो अग्निवीर और किसानों के प्रति जो हमदर्दी का जो मामला है, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में थोड़ा ज्यादा है। और आपको पता होगा कि पिछली बार ये जो 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, यहाँ जो सैनिक है और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों ने बम्पर वोटिंग की थी बीजेपी के समर्थन में। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो किसान मूवमेंट है और कहीं ना कहीं जो अग्निवीर है, उसकी वजह से थोड़ा सा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर कर सकती है और कांग्रेस पार्टी का फोकस भी यही है जी। यही देखना होगा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को बनाने का प्रयास और इसके अलावा आज क्या मैं सर आज अभी इस बुलेटिन में बस वक्त खत्म हो रहा है, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत वापस आएंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी मैं पूरी बात सुनूंगा और बात अब जनता की भी सुनाई देने का समय आ गया है। 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, 7 चरणों में ये मतदान होना है और मुझे ये बताया गया कि तमाम हमारे जो गेस्ट हैं, इस बार अभी नए गेस्ट जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिरमा राम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्ण कुमार जानू साहब बहुत शुक्रिया आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम से यशवर्धन साहब शुक्रिया, सोमू शुक्रिया आपका, पवन आपका भी शुक्रिया। लगातार 24 के इस महारण पर एनडीटीवी राजस्थान की महा कवरेज जारी है। लगातार आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।